हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं नीरज आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल समग्र शिक्षा पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारे बच्चे पेट के परीक्षार्थी हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है कि आपके सरकारी रिजल्ट साइट पर जाकर के एडमिट कार्ड सेक्शन में जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षाएँ 15 और 16 मार्च को शासन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि हमने लगातार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 14-15 दिन में प्रयास करूँगा कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊँ। ठीक है दोस्तों, और मैं अपनी पूरी जान झोंक दूँगा। और बस आपको क्या करना है, केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपका एक सब्सक्राइब मेरी ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, आपका एक लाइक, एक ऊर्जा, एक सब्सक्राइब, एक शेयर मेरे लिए ऊर्जा का काम करता है और मैं अधिक ऊर्जावान होकर के आपको कुछ देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज का जनरल अवेयरनेस हम पढ़ा रहे थे, उसी क्रम में आज का टॉपिक है संसद। ठीक है, बहुत ही रोचक टॉपिक है, बहुत ही समझने योग्य टॉपिक है। छोटे छोटे भागों में ज़्यादा करके मैं प्रयास करूँगा छोटे छोटे भागों में वीडियोस दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं संसद। समय न बर्बाद कर लीजिए, समय की हमारे पास कमी भी है, आपके पास भी। ठीक है, संसद। ठीक है दोस्तों, जो संसद है हमारा, जो संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं संसद के बारे में आपको बताना चाहूँगा। संसद है क्या, देखो संसद जो शब्द आया है ये पहले किसी देश में नहीं था। संसद का जो जननी है ना, मतलब जो संसद का जन्मदाता देश है उसे कहते हैं ब्रिटेन। ठीक है, तो संसद का जन्मदाता कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि जन्मदाता, कहने का मतलब ये है कि संसद का सर्वप्रथम प्रयोग और सर्वप्रथम व्यवस्था कहाँ शुरू हुई, ब्रिटेन में शुरू हुई। ठीक है, जो जिसे आज के इंग्लैंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, संसद का जन्मदाता कौन है, ब्रिटेन है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने पार्लियामेंट क्यों लिखा, मुझे पार्लियामेंट लिखने का कोई विशेष औचित्य था तभी मैंने इंग्लिश लिखा है, अदरवाइज मैं इंग्लिश लिखता नहीं हूँ यहाँ पे। पार्लियामेंट देखो है तो लिख तो रहा अंग्रेजी में, लेकिन पार्लियामेंट जो शब्द है ना ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्त, तो पार्लियामेंट शब्द है ये कहाँ का है, यहीं पर लिख रहा हूँ, फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्त, कहाँ का शब्द है, फ्रेंच, पार्लियामेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब क्या है कि अब हम संसद के बारे में पढ़ते हैं, तो छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दिया संसद क्या है। ये देखते हैं कि भारत में संसद का कैसे क्या अनुच्छेद, किसने बनाया भारत में संसद, कैसे बनी संसद, तो ये देखते हैं। देखो भारत सभी को, आपको सबको मालूम है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ, आज़ाद हुआ। ठीक है दोस्तों, फिर जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें अपना संविधान होना चाहिए था, हमें अपने तौर तरीक़ों से काम करना था। तो हम कैसे करते इन सब चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए जब हमें हमारे देश के जो जिन्हें संविधान पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और राजेंद्र प्रसाद जी हमारे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, तमाम सारे महापुरुषों ने मिलकर के संविधान सभा का गठन किया। ठीक है दोस्तों, क्या गठन किया, संविधान सभा का। ठीक है, तो ये संविधान सभा गठन हुआ और प्रश्न पूछता है कभी कभी संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन, अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अभी किसी परीक्षा में जस्ट पूछा गया था, अभी जस्ट रिसेंटली उत्तर प्रदेश किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो संविधान, सॉरी ग्रुप डी में पूछा गया दोस्तों, ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह सकते हैं, और अस्थायी एक दिन के लिए बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, तो संविधान जो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 13 मई, कब हुई थी, 13 मई 1900। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इससे बनने वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि
13 मई 1952 को हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी तो संसद तो इसी के बाद बना था। तो जो प्रथम संशोधन हुआ संविधान में, हमारे राष्ट्रपति चुने गए, तो ये कैसे हो गया भाई? प्रथम संशोधन 1951 में हो गया था, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी भूमि सुधार वाली, है ना। तो इसके पहले जो हमारी संविधान सभा थी, ये अंतरिम, ऐसा जो हमारी संविधान सभा थी ना दोस्त, यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। कैसे कार्य करती थी? अंतरिम संसद कह लें, अंतरिम सभा कह लें, ठीक है। तो अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी। तो ये क्या करती थी? 17 नवंबर, कब से दोस्त? 17 नवंबर 1947 से लेकर 13 मई की बैठक जब हुई उसके पहले तक, ठीक है, 1952 तक अंतरिम संसद ने कार्य किया। ठीक है, इतिहास है थोड़ा सा। तो इसको बताने का मेरा एक कारण ये था कि अंतरिम संसद ही थी, तब कोई दो सदन नहीं थे, कोई दो हाउस नहीं थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तब सरकार केवल एक सदनात्मक थी। कैसी थी? एक सदनात्मक। एक प्रश्न एसएससी में पूछा गया कि क्या भारत की सरकार कभी एक सदनात्मक थी? तो कब? 13 मई 1952 की संविधान सभा की प्रथम बैठक के पूर्व 17 नवंबर 1947 से लेकर इन समय के बीच में संविधान सभा, हमारा देश कहता था एक सदनात्मक व्यवस्था वाला देश था। ठीक है, एक सदनात्मक व्यवस्था। ये तो मेरा बताने का कारण था, इतिहास आपको संविधान सभा का। ठीक है, ठीक है दोस्त, मैं मिटाता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, जिस समय आपका अधिक ना लगे और आपको अपनी सुविधा के अनुसार जैसे आपको सुविधाजनक लगे आप नोट करते चलिए मेरे साथ, पढ़िए, वीडियो को रोक करके देखिए, पुनः देखिए। ठीक है, तो अब आई बात संसद की, जो हमें पढ़ना है, जो मेरे पेट के सिलेबस में बिल्कुल संक्षिप्त परिचय देने वाला हूँ। ठीक है, हमने पढ़ा आर्टिकल अनुच्छेद 79। ठीक है, यदि पूछे कि भारत के संविधान में संसद का उल्लेख कहाँ है दोस्त? तो अनुच्छेद 79 में। ठीक है, भारत के संसद के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब संसद के बारे में, कुछ शक्तियों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आती है बात कि संसद के सबसे पहले भारत में संसद कब बनी? मैंने आपको बता दिया 1900 बना, तो उससे पहले कौन थे हमारे लोग? हमारे यहाँ अंग्रेज लोग थे, तो उन्होंने संसद का निर्माण करवाना शुरू किया था। जैसा कि हम लोग सुनते भी आए अपने पूर्वजों से, जो दिल्ली का संसद भवन था वो अंग्रेजों ने बनवाया था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नया संसद भवन का लोकार्पण किया है, बनना शुरू हो गया है, उसे टाटा ग्रुप बना रहा है। आप जान लीजिए, प्रश्न पूछ सकता है कि नया संसद भवन का निर्माण कौन सा कर रहा है? टाटा ग्रुप कर रहा है, टाटा विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से। प्रोजेक्ट का नाम किस प्रोजेक्ट के तहत? टाटा विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण कर रहा है। लगभग ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि 2026 तक हो सकता है कि संसद भवन में और सीटें बढ़ाई जाएं, मतलब लोकसभा में और सीटें बढ़ाई जाएं। तो इस कारण से कि भाई जगह तो है नहीं, तो इस कारण से हो सकता है कि नया भवन निर्माण हो रहा है या फिर जो भी शासन की व्यवस्था हो उसके अनुरूप हो रहा होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 के तहत संसद भवन का उल्लेख है कहाँ पर? हमारे संविधान में। ठीक है, अब सबसे बड़ा मैंने बताया कि संविधान, भारत में संसद सबसे पहले कब बना? तो दोस्त 1921 से 1927 तक। कब सबसे पहले संसद भवन का निर्माण सर्वप्रथम, है ना, संसद का जो निर्माण हुआ हमारे यहाँ, संसद निर्माण भारत में सर्वप्रथम। ठीक है, जब सर्वप्रथम जो संसद का निर्माण 1921 से 1927 के मध्य हुआ, और उसमें वायसराय पूछे तो ये लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड हटाओ, इन लोगों के नाम में लॉर्ड लगाना देख उठता है ना, कहाँ के लॉर्ड हो गए? इरविन केवल नाम रखते हैं। ठीक है, लॉर्ड इरविन नहीं, केवल इरविन।
तो उस समय इरविन थे, ठीक है। 1921 से 27 के मध्य वायसराय इरविन था। इसी इरविन के संबंध में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन जो समझौता हुआ कब हुआ था? 1931 में हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। लेकिन ये समझौता इतना खराब था दोस्त, इतना ज़्यादा खराब हुआ था, हमें जैसे धोखा जैसा मिला। इसी के जस्ट बाद 23 मार्च को, एक दिन पहले, हमारे देश के बहुत ही वीर क्रांतिकारी बहादुर, जिनके नाम की गाथाएं आज भी हमारे माताएं बहनें बच्चों को अपने सुनाती हैं, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इस समझौते के बाद दी गई थी। आइए देखते हैं, फिर हम संसद पे चलते हैं। तो 1921 से 1927 तक संसद का निर्माण हुआ। अब बात आती है संसद को निर्माण को किस इंजीनियर ने किया, ठीक है। तो किस इंजीनियर ने किया संसद का निर्माण, ये देखते हैं। जो दिल्ली में उस समय अंग्रेजों के टाइम जितने भी प्रशासनिक भवन थे, चाहे संसद भवन हो, लाल किला हो, और भी जितने प्रशासनिक भवन थे, उसको इंजीनियर लुटियन, कौन? लुटियन एंड ब्रेकर, ठीक है, इन दो अंग्रेजों ने बनाया। ये दोनों इंजीनियर्स, लुटियन और ब्रेकर कौन थे? दोनों इंजीनियर से दोस्त। इन इंजीनियरों के तहत दिल्ली में जितनी प्रशासनिक भवन थे उस समय, सब इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब आइए चलते हैं मेन बात पर। इतनी बात समझ में आई ना? नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। आगे चलते हैं, साफ करते चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, तेजी से थोड़ा सा पढ़ेंगे। आर्टिकल 79, ये हमारा क्या है? संसद भवन का निर्माण था, इसमें उल्लेख था। अब एक लाइन नोट करिएगा आप लोग, जो क्या है, संसद हमारा जो संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। संसद क्या है? संसद जो है हमारी जो संघीय सरकार थी, ठीक है, संघीय सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी अंग का मतलब ये है कि कानूनी रूप से हमारा है, ठीक है, वैधानिक रूप से एक अंग है, ठीक है। अब नई बात आई संघीय सरकार। आपके सामने एक बात आ गई, संघीय सरकार क्या है? तो संघीय सरकार हम बोलते हैं केंद्र सरकार को, ठीक है। जो हमारी केंद्र सरकार होगी, जो भारत सरकार होगी, वही हमारी संघीय सरकार है, ठीक है, ठीक है। ये बात संघीय सरकार की बात। अब बात ये हुई कि हमारे देश में संसद का महत्व हुआ कैसे, कैसे संसद आया। तो हमने संसदीय शासन प्रणाली जब भारत ने अपनाई, जब हमारे देश भारत ने क्या की, संसदीय शासन प्रणाली, क्या हुआ? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के बाद ही भारत में संसद की शासन व्यवस्था का विशेष महत्व हो गया। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने के बाद भारत में क्या हुआ? संसद का विशेष महत्व हो गया। इस जब हमने संसदीय शासन प्रणाली, ये प्रणाली जब हमने अपना ली, तो इसी के जस्ट बाद भारत में क्या हुआ? संसद का विशेष महत्व हो गया, ठीक है। संसद क्या हुआ? महत्व, विशेष महत्व हो गया, ठीक है। अब प्रश्न उठ सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली हमने लिया कहाँ से है? तो ये कहाँ से हमने लिया है जी? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया? हमने बताया भी कि संसद का जन्मदाता कौन है? ब्रिटेन है। तो संसद की संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है, और संसद का विशेष महत्व है, ठीक है। अब आती है बात कि इनके बाद हम संसद में कितने हाउस हो सकते हैं? संसद में कितने हाउस हो सकते हैं? मेन बात यहीं से आई। तो आइए देखते हैं, संसद में हम संसद को जब बांटेंगे यहाँ से, तो संसद में 2 हाउस बनेंगे। कौन सा हाउस बनेगा? 2 हाउस। एक बनेगा हमारा लोकसभा, एक हमारा बनेगा राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन। इसे पीपल ऑफ, हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता था। पुराने समय में हाउस ऑफ पीपल कहते थे, मतलब जनता का घर। जनता को जो प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं उनका घर। जैसे लोकसभा जो होता है, जैसे हम सांसद का चुनाव चुनते हैं, होता है नहीं। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान सदस्य इस समय कौन है? श्री विनोद सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी से। किसी के यहाँ कोई और होगा, ठीक है ना। तो लोकसभा, तो इसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, ठीक है। और ये है राज्यसभा। राज्यसभा होता है उच्च सदन। क्या होता है? उच्च सदन होता है, और इसे कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसे क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स,
पुराने समय में। इसे कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उसे कहते थे हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। अब आते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा हमने जान लिया, उच्च सदन हमने जान लिया, निम्न सदन है। ये उच्च सदन क्यों, ये स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्यों नहीं भंग होता, कैसे नहीं, हम राज्यसभा जब पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, अभी जस्ट इसी के बाद पढ़ाएंगे। अभी थोड़ी सी एक बात और बतानी है हमको, संसद की कार्य शक्तियों के बारे में। विशेष शक्ति है संसद के पास, हम उसको बताएंगे। ठीक है, अब बात आ गई कि सबसे बड़ी बात, संसद में होता कौन कौन है, संसद में होता कौन, संसद के अंग कौन कौन से हैं जी। इस संसद के जो अंग कौन कौन से, संसद का निर्माण 3 लोगों से मिलकर होता है। किससे होता है, 3 लोगों से। एक होता है हमारी लोकसभा, ठीक है, प्लस हमारी क्या होती है मित्र, राज्यसभा। और सबसे बड़ी बात, तीसरा पार्ट हमारा कौन है, राष्ट्रपति। देखो इसके बारे में भी एक क्वेश्चन आपको बनाते हैं कि प्रश्न वाला आपसे पूछ क्या सकता है पेट में। ठीक है, नोट डाउन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो राष्ट्रपति होता है वह संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है। राष्ट्रपति जो है न लोकसभा का सदस्य होगा न ही राज्यसभा का सदस्य, परंतु संसद का अभिन्न अंग है। संसद विदाउट राष्ट्रपति के कुछ भी नहीं कर सकती है। संसद इज नथिंग, संसद इज नथिंग विदाउट प्रेसिडेंट। क्यों नहीं है, आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक विधेयक ले आया, कोई विधेयक आया, जैसे एनआरसी ही आया, एनआरसी हमारे यहाँ लागू हुआ, अभी सीएए लागू हुआ, 370 लागू हुई है ना, तो 370 को हटाया गया। यह 370 को हटाने का बिल था, यदि लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, और किसी भी बिल पर यदि महामहिम महोदय के अंतरिम हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो बिल किसी कार्य का नहीं होता है। ठीक है, तो कभी एक्ट नहीं बन सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि संसद में राष्ट्रपति का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति दोनों संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा किसी का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह संसद का अभिन्न अंग है। बिना ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमने बताया इस राष्ट्रपति से मिलकर बनती है ना राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनती है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। और पूछ ले इस किस संविधान किस भाग में है, तो भाग 5। ठीक है, भाग 5 में है। ठीक है, अब एक चीज आपको बताते हैं, हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा है कि भारत हमारा एक संप्रभु राज्य है। हमारी प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ कि भारत क्या है, एक संप्रभु राज्य है। संप्रभु और संप्रभुता का मतलब आप समझ लीजिए। इससे एक बात बताएंगे, संप्रभु राज्य है ना, संप्रभु या संप्रभुता कह रहे हैं, डाट लिख दे रहे हैं कुछ, संप्रभुता। तो इस संप्रभुता और संप्रभु राज्य का मतलब आप समझिए। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। जैसे आपके आदेश है, ठीक है, हमारे देश पर किसी का कोई दबाव ना हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे क्या बोलते हैं फ्रांस का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चीन का हो, नेपाल का हो, जापान का, किसी विश्व के किसी देश का कोई दबाव ना हो, और ना ही हमारे आंतरिक किसी राज्य का हमारे ऊपर दबाव, ना हम किसी के ऑर्डर को फॉलो करें। हम सदैव अपने मन मस्तिष्क अपने विचारों के अनुसार जो काम करें वही क्या है, संप्रभु है। संप्रभुता बिल्कुल निश्चित रूप स्वच्छंद और स्वतंत्र ही क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। ठीक है, अच्छा एक बात और बताते हैं लास्ट पॉइंट संसद के बारे में, कि संसद के पास शक्ति क्या है। ठीक है, समझे दोस्तों, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक को हम पढ़ाने का प्रयास करें, और भी अच्छा प्रयास करेंगे कि किससे आपको समझ में आए। जितने अच्छे से अच्छा होगा उतने से अच्छा टॉपिक ले आएंगे और उतना अच्छे से अच्छा मैटर ले आएंगे आपके लिए। ठीक है, आइए देखिए, जैसे मान लेते हैं आपको चीज़ समझाना चाहते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी गए कहाँ, फ्रांस गए मान लीजिए। ठीक है, तो फ्रांस से गए वहाँ पर, तो उन्होंने एक समझौता कराया वहाँ पर कि आइए फ्रांस से किसी भी, जैसे हम कोई हथियार बनाना है, किसी भी हथियार के बारे में समझौता कराए कि वहाँ से हथियार हमारे देश में बनेगा। ठीक है, तो कंपनी से समझौता हुआ किसी के, फ्रांस सरकार से। अब वो कंपनी को आना है कहाँ पे, भारत में प्रोजेक्ट लगाना है और यहाँ के लोग काम करेंगे और हमारे यहाँ हथियार बनेगा। ठीक है, तो अब वहाँ से होकर समझौता करके तो चले आए। ठीक है दोस्त,
तो क्या हुआ, फिर जब यहाँ आए तो मान लीजिए उसको उत्तर प्रदेश में लगना हो, या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में इस समय तो भाजपा की ही सरकार है, केंद्र और राज्य में है, मान लो विरोधाभास होता है, जैसा कि सभी आप जानते हैं कि केरल में मान लो लगाना हो, केरल में केंद्र सरकार, केरल में राज्य सरकार में कांग्रेस है, तो अगर वो कह दे कि केरल में हम ज़मीन ही नहीं देंगे, केरल राज्य सरकार कहे कि हम आपको प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़मीन ही नहीं देंगे, तो तब तो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी की बेइज्जती हो गई, अरे यार वहाँ तो समझौता कराए, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या होगा ऐसे कार्यों में, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, इसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता बोलते हैं ना। जैसे हम कहीं पर गए, समझौता करके आ गए कि आपको हमारे यहाँ करके बनाना है, हथियार बनाने हैं, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या समझौता हो, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते में पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इसमें किसी भी राज्य सरकार से बिना पूछे केंद्र सरकार पूरे भारत में कहीं भी किसी द्वारा कोई भी निर्णय ले सकता है। जैसे हमें केरल में ज़मीन देनी हो तो उसमें केरल राज्य सरकार किसी द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, केवल केंद्र और केंद्र करेगा। ये शक्ति केंद्र के पास है, संसद के अनुरूप, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहीं पर ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपके पेट के सिलेबस के अनुसार मैंने पूरा पढ़ा दिया संसद। अगर टॉपिक में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों के साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है दोस्तों। कैसे अगर इसी विस्तार में यदि आपको पढ़ना, जैसे ही पेट का पेपर खत्म होगा मैं पूरा बताऊँ कैसे कैसे शक्तियों का पृथक्करण होता है, और सारी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। बाकी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।